गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा कैसे इक्वलिटी होने के बावजूद भी इक्वल चीज़ें नहीं होती। हमने 3 एग्जाम्पल लिए। कांता का एग्जाम्पल लिया जो इकोनॉमिकली इक्वल नहीं थी, और वाल्मीकि का एग्जाम्पल लिया जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था स्कूल में, और हमने अंसारी का एग्जाम्पल लिया जिसको नाम की वजह से जिसको घर नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल देखे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो इकोनॉमिकली अनइक्वल इनइक्वलिटी थी, और जो बाकी के 2 थे उसमें कास्ट से रिलेटेड और एक था रिलीजन से रिलेटेड। तो ये इनइक्वलिटी हमने 3 तरह की यहाँ पर देखी। अब हम बात करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। You have considered by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तो ये कुछ बेसिस हैं जिसमें अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। कैसे हो सकता है? मेल फीमेल की वजह से हो, या फिर आप किस रिलीजन में जन्म लिया है इससे भी हो सकता है, या फिर कास्ट रिलेटेड हो सकता है, या फिर किस क्लास से बिलोंग करते हैं ये भी हो सकता है, जैसे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इससे भी रिलेटेड हो सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी, ये एक कास्ट से और दूसरा रिलीजन के बेसिस पे इनके साथ क्या हुआ? अनइक्वली ट्रीट किया गया इनको। When persons are treated unequally, their dignity is violated. ऐसा तो होगा भाई, आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके साथ कोई अनइक्वली ट्रीटमेंट हो, आपको दिखाया जाए कि आप इक्वल नहीं हैं, या कोई हमको दिखाए कि हम इक्वल नहीं हैं, तो ऑब्वियस है कि डिग्निटी जो होती है वो हर्ट होती है। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात है। अगर ये हर्ट हो तो means it is very difficult to spend life then. When persons are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease the apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. तो ये डिग्निटी ही है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट ही है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी हर्ट हुआ और अंसारी को भी हर्ट हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि बच्चा था उस टाइम पे, तो वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सका। जब उससे पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाया गया, तो जब उसके फादर ने उसको देखा झाड़ू लगाते हुए, तब उन्होंने उनको ये देख के बुरा लगा, डिग्निटी हर्ट हुई, और उन्होंने टीचर्स को फेस भी किया, उनके लिए कन्फ्रंट भी किया। ठीक है, और ऐसे ही अंसारीज के साथ भी यही हुआ, उनकी भी डिग्निटी हर्ट हुई जब उनको उनके रिलीजन की वजह से घर देने से क्या किया गया? मना कर दिया गया। और प्रॉपर्टी डीलर ने जब उनसे कहा कि आप अपना नाम बदल लो, तो उसने तब डिग्निटी की वजह से उस प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि एवरी वन हैज़ देयर ओन डिग्निटी। मतलब हर किसी की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. ओम प्रकाश और अंसारी भी ऐसा ट्रीटमेंट तो उनको साथ नहीं करना चाहिए था।
आप लोग बताएं, क्या आप लोगों को लगता है कि अंसारी और ओम प्रकाश के साथ ऐसा ट्रीटमेंट सही था या गलत था? दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। उनको भी वही डिग्निटी, वही सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी उनको भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी डिग्निटी होती है, हर किसी का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो उसको हर्ट करना इज़ नॉट राइट। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अभी तक हमने बात करी कि इक्वलिटी क्या है, अनइक्वल कैसे होते हैं लोग, कैसे डिग्निटी हर्ट होती है, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, तो उसे पता चला कि चीज़ें एक समान नहीं रहती। तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन किस कंडीशन में है, इन विच कंडीशन ही और शी इज़। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई? फर्स्ट चीज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक विच टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। ठीक है, डू एंड डोंट्स कहते हैं ना, तो वैसा ही कुछ है, मान के चलिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, सो दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द country, including male and female persons from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. तो इंडियन डेमोक्रेसी में हमको कुछ रूल्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कुछ राइट्स दिए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन तो, अगर मैं कुछ वैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपका रूल बुक है तो ऑब्वियस है कुछ रूल्स होंगे। तो अगर हम टोटल रूल्स की बात करें तो वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 395 रूल्स हैं। इन रूल्स को हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ओके, दे नोन एज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो हैं आपके टोटल 395 हैं बेसिकली, बट इफ़ यू विल ऐड दियर सब आर्टिकल ऑल्सो, देन इट बिकम 465 अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 465। ओके, सो in constitution there is one article number 14, article 14, which tells us all are equal before law। मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कि भाई कानून के आगे, लॉ के आगे सब क्या होंगे? सेम होंगे, सब इक्वल होंगे। कोई वहाँ पर को बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई हाई पोस्ट में है या छोटी पोस्ट में है, कोई गरीब है, अमीर है, कास्ट से, रिलीजन, कोई मतलब नहीं। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने सब क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है एक। और एक आर्टिकल 15 है जिसमें हमको ये बताया है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ना ही सरकार डिस्क्रिमिनेट करेगी, स्टेट डिस्क्रिमिनेट करेगा, ना ही लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे। किस बेसिस पे? उसके रिलीजन के बेसिस पे, या कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे। ठीक है, ये आर्टिकल 15 बताता है। अभी आगे इसके बारे में बताएगा ये। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से हमारे सारी जो इनइक्वालिटी थी वो ख़त्म हो गई, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनने से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट आने से, हमको राइट मिलने से थोड़ा सा इसमें कमी आई है। क्योंकि पहले क्या था, पहले तो कुछ रूल्स ही नहीं थे। पहले इन ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो इनइक्वलिटी थी, इसके लिए कोई रूल्स नहीं थे। कोई अगर इनइक्वलिटी कर भी रहा है या उससे ट्रीट कर रहा है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रूल्स ही नहीं थे, कोई लॉ ही नहीं था। बट इंडिया ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो उसमें इसने ये राइट्स दिए और ये रूल्स बनाए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इट्स ऑल विल बी इक्वल। आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूएसए, जो बहुत पहले आपका 1700 में ही आपका क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। ही गॉट फ्रीडम दैट टाइम। ठीक है, 17
अप्रोक्सीमेटली मीन्स 1700 वाली जो 18th सेंचुरी में ही अमेरिका गॉट फ्रीडम, बट 1950s तक 1950s तक भी उसके पास वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जो अफ्रीकी अमेरिकन्स थे उनके साथ 1950s तक भी क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। उस टाइम तक भी वो इक्वल नहीं थे। और सोचो कब आज़ाद हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर आज़ाद हो गया है तो वहाँ क्या होगा, सबको राइट्स मिल जाएंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम अमेरिका का साफ एग्जांपल देख सकते हैं। क्योंकि जो अफ्रीकी अमेरिकन हैं वो दरअसल पहले वो उनको स्लेव माना जाता था कि वो स्लेव हैं। स्लेव मीन्स गुलाम हैं, ठीक है, दास हैं, उनके एक तरह से सर्वेंट मान लो, ठीक है। तो ये उनको समझा जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब रिवॉल्ट शुरू हुआ तो 1950s तक आते आते 1950s 60s में उनको भी ये राइट मिला, ठीक है। अब उनके साथ वहाँ पर हालांकि अभी भी इनइक्वलिटी ट्रीटमेंट होता है वहाँ, ट्रीट ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन अब काफ़ी हद तक कम हो गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने भी क्या कर दिया, उसको इनलिस्ट कर दिया है, ठीक है। तो it says this is not say that inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. अब यहाँ पर बहुत सारे rules हैं, laws हैं, जिससे जो लोअर कास्ट पीपल हैं या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो अब किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता है, स्टिल लिसन डियर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अगर आप अभी भी देखें तो आपके आसपास आपको इस तरह की इनइक्वलिटी साफ साफ दिखाई देगी और दिखाई देती भी है, इससे हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास राइट्स हैं, इसीलिए मैं आपको अब अपनी कल की वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको अपने राइट्स पता होंगे तभी आप वहाँ पर को अगेंस्ट कुछ बोल पाएंगे। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, इनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, तो आप तभी बोल पाएंगे, ठीक है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before law. आर्टिकल नंबर 14, याद रखना है इसको। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same law. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male. ये है आर्टिकल 15, ठीक है। याद रखना आर्टिकल 14 है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। एंड द आर्टिकल 15 इससे आर्टिकल 15 सेज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ओके सॉरी, एवरी person, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male. मीन्स आप किसी भी इन पर्सन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किस बेसिस पे? कि भाई उसका रिलीजन ये है, ठीक है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आप इसके बेसिस पे क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। रेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कास्ट पे नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स वो कहाँ से है, कि भाई ये इस जगह का है, हम इसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। मीन्स अगर कोई होटल में जा रहा है तो पहले ये नहीं बताएगा कि मैं किस नाम का हूँ, मेरी कास्ट क्या है। इट ही विल नॉट टेल और शी विल नॉट टेल हिज और हर रिलीजन फर्स्ट। तो वहाँ पर को रोका नहीं जाएगा इस बेसिस पे कि भाई आपका नाम ये है, आपकी ये कास्ट है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हों, प्लेग्राउंड्स हों, होटल्स हों, शॉप्स हों या फिर मार्केट्स हों, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 15(1), 15 का ही पार्ट है, 15 का ही सब आर्टिकल है, ठीक है। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। मीन्स ये नहीं हो कि सारे के सारे आपके पब्लिकली अवेलेबल जो वेल्स होते हैं, ठीक है, रोड्स एंड बाथिंग घाट होते हैं, वहाँ जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई आप इस नाम के हो, आप इस रिलीजन के हो, आप इस कास्ट के हो, तो आपको इस वेल से पानी नहीं लेने दिया जाएगा, बाथिंग घाट में नहाने नहीं दिया जाएगा।
फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। आर्टिकल नंबर 17 याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 17 में। मैं इसको लास्ट में आपको भेज दूंगा, ठीक है, कि जो ये आर्टिकल्स हैं स्पेशली इक्वलिटी वाले भेजूंगा आपको सिर्फ, ठीक है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. Means कुछ तो रूल्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, कुछ तो राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऑल विल बी इक्वल। और कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाती है, स्कीम्स चलाती है कि जिससे इन जो ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनको क्या किया जाए, मेन स्ट्रीम से ऐड किया जाए, मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जा सके। तो इसमें सबसे पहली जो स्कीम थी, सो जो पहला एक इनिशिएटिव कह सकते हो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। पहला तो नहीं, इनिशिएटिव्स तो बहुत थे, बट जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव माना जाता है वो है मिड डे मील का। मिड डे मील आपका 1995 में तमिलनाडु से शुरू किया गया था, ठीक है। और 2001 में उसको फिर क्या कर दिया गया, लगभग हर स्टेट में उसको अप्लाई किया गया। अब मिड डे मील क्या था कि उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उसमें क्या होता था कि एक टाइम का खाना मीन्स मिड डे का खाना दिया जाता था। अब दरअसल ऐसा क्यों किया गया, इस बात को समझो भाई। क्योंकि हमारे देश में आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो ज़्यादातर लोगों का क्या है, डाउन है। और वो तो समय ऐसा था, ठीक है, कि लोग आपका लोग अभी भी कंडीशन तो खैर वैसी ही है, अभी भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं हुई है। तो लोगों के पास खाने को नहीं था, ठीक है। अब मैं 1995 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोगों के पास खाने को नहीं था, और तो बच्चे जो होते थे वो स्कूल नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था, तो वो सिर्फ वो कहते हैं मांग के, भीख मांग के ऐसे खाते थे। अब स्कूल कैसे जाएंगे? अगर स्कूल जाएंगे तो फिर खाना कौन लाएगा? प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। पूरा परिवार ही खाना मांगता था। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने करा कि बच्चा स्कूल आएगा, ठीक है, तो वो बच्चा स्कूल में रहेगा क्यों? बच्चे को स्कूल में रहने के लिए एक रीज़न चाहिए था। तो उन्होंने कहा बच्चा यहाँ से जा क्यों रहा है? बच्चा क्या करता था, बच्चा स्कूल आता था, अटेंडेंस होती थी, बच्चा चले जाता था, क्योंकि भाई खाना भी तो चाहिए, दिन भर जब खाना अरेंज करेगा तब जाके खा पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि ये समझा गया, इफ ये अंडरस्टैंडिंग आई कि बच्चा यहाँ से स्कूल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि खाना नहीं है, ठीक है। तो दे डोंट हैव मील, तो दे स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम इन 1995 फ्रॉम तमिलनाडु, ओके। तो उसमें क्या किया गया कि बच्चा स्कूल आता था, बच्चा रहता था, क्यों? क्योंकि उसको दिन में क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो पहला रीज़न तो ये था बच्चे को स्कूल बुलाने का, क्योंकि एक एजुकेशन बच्चे को दी जा सके। एजुकेशन इसलिए नहीं दी जा पा रही थी क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा था, सिर्फ किसकी वजह से, मील न होने की वजह से। अब मील मिल रहा है तो बच्चा स्कूल में टिकेगा, ऑब्वियस था, ठीक है। तो खाना मिला। अब एक दूसरा रीज़न और था इसके पीछे। इसके पीछे एक दूसरा रीज़न ये भी था कि जब सभी बच्चे एक साथ मिल बैठ के खाएंगे तो इससे क्या होगा, एक सोशल टुगेदरनेस आएगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर को हर कास्ट का बच्चा बैठा होगा, हर रिलीजन का बच्चा बैठा होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लोगों में थोड़ा सा एक सोसाइटी की फीलिंग आएगी, सोशल फीलिंग आएगी, सोशल टुगेदरनेस की फीलिंग आएगी। तो एक ये भी रीज़न था कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसको इक्वल किया जा सके, जो इनइक्वलिटी थी उसको इक्वलिटी में चेंज किया जा सके, ठीक है। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001, the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. This program has had many positive effects. These include the fact that
Many that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal begin provided in school, their attendance has improved. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और इसके लिए जो दलित वुमेन है उसी को मील तैयार करने के लिए रखा गया. द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. तो इससे क्या हुआ कि ऑब्वियस था, बच्चा भूखा नहीं है, उसके पेट में खाना है तो वो कंसंट्रेट भी कर पाएगा, तो ये भी उससे फ़ायदा हुआ. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children, like Om Prakash Balmiki, are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal, even though the law requires it. तो प्रॉब्लम ये थी कि अब लोगों ने स्कूल जाना तो शुरू कर दिया, इनरोलिंग शुरू हो गई, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो बच्चे उस स्कूल में जा रहे थे जहाँ मिड डे मील था. और मिड डे मील ऑब्वियस है कि मिड डे मील जहाँ है वहाँ जो जा रहा है, उस स्कूल में जो जा रहा है, ऑब्वियस है कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से वो जा रहा है. अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब डिस्क्रिमिनेशन अलग लेवल का हो गया. अब वो कास्ट कास्ट तो हट गया, चलो वहाँ बच्चे एक साथ मिल बैठ के खा रहे हैं, लेकिन अब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अलग लेवल का शुरू हो रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, जो जिनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा थोड़ा कम अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन अभी ख़त्म हो गया. ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे अभी बच्चे और हैं जिनके साथ ये अनइक्वल ट्रीटमेंट अभी भी होता है. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो और ज़्यादा अच्छे रूल्स बनाए, और ज़्यादा राइट्स दें इनको, कि जिनसे ये इनको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जा सके. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle, and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. So the main thing is, everyone knows. Students, listen very carefully. You also know, I also know, means everyone knows. Those who are educated, everyone knows that अनइक्वल ट्रीटमेंट इज़ अगेंस्ट द लॉ. हम सब जानते हैं कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन तब भी हो रहा है. आप खुद ही सोचिए, हायर सोसाइटी में भी ऐसा होता है, लोअर सोसाइटी में भी ऐसा होता है. डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है. जो पढ़े लिखे हैं वो भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जबकि पता सबको है कि ये अगेंस्ट द लॉ है. लेकिन होता क्या है कि एटीट्यूड चेंज होने में टाइम लगता है. हर कोई जानता है कि कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, वुमेन, इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ये लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन तब भी होता है. ये थोड़ा समय लगेगा,
कि हमको ये समझने में कि ये लोग इन्फीरियर नहीं हैं, ये भी वही लोग हैं जैसे हम हैं, ठीक है। ऑल आर ह्यूमन, आफ्टर ऑल आर ह्यूमन, सबका ब्लड रेड ही है, ठीक है, ठीक है, कलर सबके सेम है, तो कैसे अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसको चेंज होने में समय लगेगा, और लोग बदल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन ये एटीट्यूड कंप्लीट चेंज होने में टाइम अभी भी लगना है, ठीक है। अब इसके बारे में फिर हम और आगे पढ़ेंगे। ओके, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, लेकिन हमने जो भी पढ़ा आज के इस वीडियो में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सभी इक्वल हैं, सभी की अपनी डिग्निटी है, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। और ये करके वैसे भी आप सोचिए, आप खुद भी इस बात को सोचिए, ये क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन करके, क्या होगा, हम अपने आप को सुपीरियर बता के और सामने वाले को इन्फीरियर बता के क्या हो जाएगा, ठीक है, इससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, ठीक है। हम खाली अपनी डिग्निटी बचाने के लिए दूसरे की डिग्निटी हर्ट करते हैं, तो इस बात को समझना है। और जो आर्टिकल्स का जिक्र मैंने किया, ये आर्टिकल्स मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। तो बाकी फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके।